हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग को ख़त्म कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with rate of reaction and factors affecting rate of reaction. ठीक है, तो ये तो मैंने एक डेफिनेशन लिख दी कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, आप लोग वर्ड से देखो, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यानी कि हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट यानी कि उसकी स्पीड, उसकी गति कितनी है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो रेट यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो हमारी कोई भी रिएक्शन है, लेट्स से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, बेसिकली स्पीड है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है, लेट्स से ए से बी जा रही है, आर से पी जा रही है। मान लो इनिशियल आपने कोई भी रिएक्टेंट लिया, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से मैं उसको बोल देता हूँ R1। ठीक है, मान लो कोई भी टाइम पे एट टाइम T1 कॉन्सेंट्रेशन होगी R1। और अगर मान लो जैसे उस टाइम पे मान लो आपने रिएक्शन स्टार्ट की थी T1 पे, उस टाइम पे R1 की कॉन्सेंट्रेशन, और आपने T2 टाइम पे रिएक्शन स्टॉप कर दी। ठीक है, तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन होगी लेट्स से रिएक्टेंट की R2। ठीक है, तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकते हो कि अगर मान लो इनके बीच में चेंज कितना है, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। लेट्स से कि टाइम बाद में हो गया T2, पहले था T1। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम कोई जनरली बात करें, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जाएगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें रिएक्टेंट के टर्म में, तो बाहर हम एक माइनस का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। ठीक है, तो जो R1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू R2। ठीक है, भाई अगर मैं प्रोडक्ट की बात देखूं कि टाइम T1 लेट्स से कोई प्रोडक्ट भी हमारा मान लो मिक्सचर में पहले से था, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी पहले T1। अब जैसे जैसे रिएक्शन जा रही है तो थोड़े प्रोडक्ट्स और बनेंगे, तो बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गई P2, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है लेट्स से प्रोडक्ट्स की टर्म में, तो वो आप लिख सकते हो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस P1। ठीक है, बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेट्स से डेल्टा आर डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, लेट्स से डेल्टा टी। ठीक है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ, तो माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या फिर प्लस डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म में या फिर प्रोडक्ट्स की टर्म में। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब गए इसलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब रेट भी हमारे दो हो सकते हैं, एक हो सकता है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? ठीक है, वेरी सिंपल, वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, बेसिकली ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज है उसे हम कहते हैं एवरेज रेट। उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या फिर प्रोडक्ट की टर्म में देखना हो तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
और डेल्टा टी रिप्रेजेंट करे चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम लगा रिएक्शन होने में, ठीक है। अब एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस रेट। अब सर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट कुछ नहीं होता, जैसे भी आप लोगों ने एवरेज रेट निकाला ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हाँ कि इस टाइम से इस टाइम तक अब इस रिएक्शन का क्या रेट है, ठीक है। अगर मान लो ये तो कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे आपने रेट निकाला ना, अगर मान लो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाँ कि इस टाइम ऑफ रिएक्शन पे कि हाँ इस रिएक्शन को इतना टाइम हो चुका है, बट इस टाइम के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पे उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और ये हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है। बेसिकली हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। बेसिकली उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। और ये ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को इतना समझ आया होगा रेट के बारे में। आगे चलते हैं, ठीक है। इसको ग्राफिकली देखता हूं ना, क्या मतलब है। ठीक है, लेट्स से आप एक बार रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना रहे हो। अब मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ होगी डिक्रीज, ठीक है। लेट्स से वो ऐसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस साइड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइम t1 पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम t2 पे जब रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी R2, ठीक है। और आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हो कि जो R2 है उसकी वैल्यू कम है R1 से, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीता रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो हम इसका एवरेज रेट लिख सकते हैं वही माइनस, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट अब इंस्टेंटेनियस रेट लेट्स से किसी पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है माइनस dr/dt, बेसिकली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं स्लोप, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्लोप है इस ग्राफ की वो हमें देती है इंस्टेंटेनियस रेट उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे ही आप लोग लेते हो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब टाइम के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो लेट्स से टाइम t1 पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है p1 और टाइम t2 पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है p2। अब आप लोग देख सकते हो कि p2 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू p1, तो एवरेज रेट आएगा प्लस p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली आपको जिस भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक है, वहां पर आप इस ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लीजिए जो कि होगी dp/dt, ठीक है। इसको आप टेंजेंट थीटा से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब स्लोप वगैरह के बारे में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी एक रेट का बेसिक मतलब क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, आप ऐसे रेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब रेट की यूनिट क्या हो सकती है कि ऊपर कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो सकते हैं, लेट्स से मैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी एंड टाइम इनवर्स, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को इतना समझ आ गया हो कि रेट का बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग कोई भी रिएक्शन है उसके रेट को कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब कुछ देखते हैं अभी, ठीक है। लेट्स से कोई भी रिएक्शन है आपके पास ए प्लस बी बना सी प्लस डी, ठीक है। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है ना, ये आपके कोफिशिएंट्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आप लोगों को लिखना है सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अब रिएक्टेंट है वो तो डिसअपीयर ही होगा, तो वो आप लोग लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रेट कैसे लिखते हैं वैसे कि माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। या फिर अगर एवरेज रेट की टर्म में लिखो तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ठीक है। बस इंस्टेंटेनियस स्टेट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब अगर मान लो जो बी है वो भी डिसअपीयर ही हो रहा है तो वो लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये भी सेम माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस है। अब अगर मान लो अब सी है, ठीक है, अब वो डिसअपीयर नहीं हो रहा वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। अब सी और बन रहा है ना, प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कम नहीं हो रहा, तो यानी हो गया प्लस डी सी बाई डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी वो आप लोग लिख सकते हो प्लस डी डी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल डी कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या फिर इसको रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया रेट, ठीक है, रिएक्टेंट्स की टर्म में, प्रोडक्ट्स की टर्म में, ठीक है। तो ये है रेट उनके अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस का, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे पूरी रिएक्शन का रेट लिखना है, वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है, रेट ऑफ दिस होल रिएक्शन, ठीक है। जैसा आप लोगों ने रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा ना, वैसे माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। और जो ये है आप लोगों का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेनी है, ठीक है। तो जो उनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसको उससे डिवाइड कर देना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक ही टर्म में लिख सकते हो, बी की टर्म में भी लिख सकते हो, सी की टर्म में भी लिख सकते हो, डी की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेगा कि 1/a माइनस डी बाई डी टी, ठीक है। अब हम पूरी रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं ना, तो ये सबकी वैल्यूज इक्वल आएगी, तो विच इज इक्वल टू 1/b माइनस डी बी बाई डी टी 1/c डी सी बाई डी टी एंड 1/d डी डी बाई डी टी, ठीक है। याद रखना जब पूरी रिएक्शन का रेट लिखोगे इन सब की वैल्यूज इक्वल ही आती है, ठीक है। और जब आप लोगों से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कुछ ऐसा पूछ लिया हो तो उसमें आप लोगों को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बेसिक रेट क्या होता है उसके बारे में बताया था भाई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हो और इन सब की वैल्यूज इक्वल आती हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, गाइस चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन लेके देखते हैं, ठीक है। ए बी से तो काम नहीं चलेगा ना, तो लेट्स से मैं एक रिएक्शन लेता हूं H2 प्लस I2, इसने हम बना लिया 2HI, देख लो बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, ठीक है, माइनस डी H2 बाई डी टी
जो कि है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही 1, तो क्या लिखूं, which is minus di2 by dt which is equal to, अब यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो लिखोगे 1/2 dhi by dt। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया हो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो जब ये है तो सारे के सारे इक्वल ही ना, अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 dh2 by dt, ठीक है, -2 di2 by dt dhi by dt। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मान लो आपको एमसीक्यूज में आ गया हो, कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर दिखाओ, तो ऐसे भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी रिएक्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, लेट्स से वो मैंने आप लोगों को दिया है 2 × 10⁻⁻3, ठीक है, मोलर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI क्या है, ठीक है, dhi by dt, प्रोडक्ट है ना तो प्लस का साइन ही आएगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या है, -dh2 by dt। ठीक है, अब आप लोग इस ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हो कि -dh2 by dt है 1/2 dhi by dt, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो dhi by dt है -2 dh2 by dt, यानी कि dhi by dt अगर मैं लिखूं तो वो बन सकता है -2 × dh2 by dt। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आप लोगों को गिवन है, यानी कि -dh2 by dt की आपको वैल्यू गिवन है, which is equal to 2 × 10⁻³ उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI which is equal to 4 × 10⁻³ मोलर सेकंड इनवर्स। तो ऐसे ही आप लोगों से रेट ऑफ रिएक्शन निकलवा सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एक का देके दूसरे का रेट ऑफ अपीयरेंस निकलवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। बस ये याद रखना है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी यूज नहीं करते। ठीक है, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 is 3.2 × 10⁻³ kg second inverse, then find rate of appearance of SO3 in kg second inverse। वेरी इजी। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 क्या होता है, -dSO2 by dt। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 3.2 × 10⁻³ kg सेकंड इनवर्स। ठीक है, और आप लोगों को फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 जो क्या होगा, dSO3 by dt, ये फाइंड करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, -1/2 dSO2 by dt which is equal to, अगर सिर्फ SO3 के टर्म में लिखूं तो 1/2 dSO3 by dt। वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर dSO2 by dt है वो आपको kg सेकंड इनवर्स में गिवन है। ठीक है, अब याद रखना अभी आप लोगों के पास कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है और रेट आपको kgs में गिवन हो तो इस kgs को आप लोगों को पहले मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे मास की टर्म में नहीं लेना, आप लोगों को उससे पहले मोल की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोल कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये जो आपका आप लोगों को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 गिवन है ना, इसको आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है ताकि ये जो वेट है आप लोगों का वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पर आप लोगों को मास की टर्म में गिवन है ना, तो मास को आप लोगों को कन्वर्ट करना है मोल में, उसके लिए आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट SO2 का कितना होता है, आई थिंक 64 kg, तो 3.2 × 10⁻³ kg सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ये होता है 64। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 5 × 10⁻³ ठीक है, सॉरी -5। ठीक है, यहाँ पर kg सेकंड इनवर्स था ना, तो ये कन्वर्ट होगा किलो मोल सेकंड इनवर्स में। ठीक है, लेट्स से मैंने ग्राम मोलिकुलर मास लिया तो 64 ये होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट।
तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 5 × 10⁻⁻5 किलो मोल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो इससे, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, तो -dSO2/dt अब है हमारा 5 × 10⁻⁵ किलो मोल सेकेंड इनवर्स, जो कि इक्वल होगा dSO3/dt के मोल्स की टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से कुछ बोला है कि केजी सेकेंड इनवर्स में निकालो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने अब मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया था, ठीक है। अब ऐसे ही जो मोल्स हैं उनको वेट में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट SO3 का होता है 80, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आएगा 8 × 540, ठीक है, 400 × 10⁻⁵, ठीक है, या फिर 4 × 10⁻³ kg सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, अगर आप लोगों को मास सेकेंड इनवर्स ऐसे गिवन है तो उस मास को आप लोगों को पहले कन्वर्ट करना है मोल्स में, ठीक है। उसके बाद उसी मोल्स को दोबारा मास में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप लोगों को मोल कंसेप्ट से ही करना है, ठीक है। कि मास को मोल में कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, और जो उनसा मोल है उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा, इतना नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं गाइस, होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी, आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हो, ठीक है। उससे आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, ये सब भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं भी आप लोगों को एक रिएक्शन और दूं, उसका रेट लिखकर देखो खुद एक बार कि N2 + 3H2 ये बन गया 2NH3, ठीक है। लिखकर देखो अब इसका रेट कैसे लिखोगे, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, -dN2/dt, ठीक है, 1/3 -dH2/dt एंड 1/2 dNH3/dt, ठीक है। अगर आप लोगों को रिलेशन निकालना हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, वो कैसे निकलेगा, dNH3/dt, ठीक है, 1/2 और 1/3 -dH2/dt, ठीक है। तो ये वाला 2 उधर चला जाएगा, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने जब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझे, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, कि मैंने ये लिखा था तब भी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने ये वाली बात समझ ली है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये रिएक्शन होती कैसे बेसिकली। सबसे पहले रिएक्टेंट्स हैं, अगर मान लो 2 रिएक्टेंट हैं, लेट्स से A B, ठीक है, कि वैसे कितने भी हो सकते हैं, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो एक कंटेनर में उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, ठीक है। अब मान लो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं किसी कमरे में, आपस में टकराएंगे तो सही ना, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी जब रिएक्शन होती है तो कोलिजन अकर्स, ठीक है। कोलिजन होती है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने N2 + अभी 3H2 वाला केस देखा था कि अगर मान लो यहाँ पर कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई नया बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। कि यहाँ पर फिर 2NH3 बनता है ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बन भी रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब होता है। केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो सी हमारी रिएक्शन है वो कैरी आउट होती है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो रही है, बेसिकली कोलिजन्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो कोई भी जो हमारा रेट है रिएक्शन का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पे, ठीक है। कि जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा रेट होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर बोन ब्रेकिंग होती है, बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बोन ब्रेकिंग के लिए हमें उस बोन को बेसिकली तोड़ना है, ठीक है। अब बोन को हम तोड़ेंगे कैसे? लेट्स से कोई भी मॉलिक्यूल है ए, ठीक है। अब मुझे इस बोन को तोड़ना है, ठीक है। अब वो बोन इजीली कब टूटेगा? जब उसकी बोन स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है। तो अगर मान लो बोन स्ट्रेंथ वीक है तो बोन आराम से टूटेगा, ठीक है। तो आराम से बोन ब्रेकिंग होगी, बोन फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली फास्ट होगी, ठीक है। तो जो रेट है वो नंबर ऑफ कोलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली, कि जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रेट कम हो जाता है, बट जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा हमारा रेट बढ़ेगा। तो होप्स आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मान लो दो रिएक्टेंट्स है आप लोगों के पास ए बी, ठीक है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन है लेट्स से Na/V और इसकी है Nb/V, ठीक है। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ेगी, लेट्स से ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है या फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं वॉल्यूम को सेम ही रख रहा हूँ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहा हूँ, तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब अगर मान लो एक यूनिट वॉल्यूम में पहले 5 बच्चे हैं और उसके बाद मैंने 10 बच्चे डाल दिए, अब 10 बच्चों में कोलिजन ज़्यादा होगी, ज़्यादा झगड़ा होगा एज कम्पेयर टू 5 बच्चे। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ेगी, और अगर कोलिजन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को इतना समझ आया होगा, नोट कीजिए। अगला फैक्टर आ सकता है हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। देखो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स थोड़ी ज्यादा तेज भागेंगे। अब ज्यादा तेज भागेंगे तो क्या होगा? कोलिजन्स बढ़ेगी, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन्स बढ़ेगी, ठीक है। तो जो रेट है वो फिर टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। और अगर मैं देखूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। अगर मान लो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो रेट बढ़ेगा, मैंने आप लोगों को भी बताया। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये फैक्टर समझ आए होंगे, ठीक है। एक फैक्टर और हो सकता है, वो होता है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। बाकी खैर इस चैप्टर में अभी आप लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इन सब चीजों को आप लोग डिटेल में अभी पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है काम, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में आपको डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है, ठीक है। तो वो हो सकता है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है हमारे रिएक्शन की रेट को, ठीक है, बताता हूँ आप लोगों को। उससे पहले ये तो कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। कैटलिस्ट एक वही सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, बस उसे ही चेंज करता है, ठीक है। ये खुद कोई परमानेंट चेंज नहीं होता कैटलिस्ट में जब वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। बस इसका काम एक ही है कि जो रिएक्शन है उसकी रेट को फास्ट कर दें, ठीक है। कुछ केसेस में स्लो भी कर देता है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आप हो और कोई है, वो है, ठीक है, आपको उससे मिलने जाना है, बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कैटलिस्ट नाम का मसीहा आपकी जिंदगी में आ जाए और आपको बता दें कि उसके पास जाने का तो एक छोटा रास्ता भी है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्वियसली बात है यही वाला पाथ चूज करोगे ना, तो ये पाथ होता है कैटेलाइज्ड और ये पाथ होता है अनकैटेलाइज्ड, ठीक है। ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसे बढ़ाती है, ठीक है। कैसे? जैसे अब छोटा पाथ है ना, तो आप आराम से पहुंच जाओगे, आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं
ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करती हैं। बेसिकली ये रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करती हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि बेसिकली मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, कैसे ये पाथ चेंज करता है, ठीक है, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के डिटेलिंग में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही नोट कर लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है। लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रेट ज्यादा, ठीक है, स्पीड ज्यादा, ठीक है। बेसिकली एक छोटा पाथ होता है, ठीक है, टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आपके और बीच में, आपके और उसके बीच में किसी ने आपको कोई छोटा रास्ता बता दिया तो आपका रेट बढ़ गया, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे कुछ कैटलिस्ट हमने वो भी देखे हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू, ठीक है। बाकी अब ये सारे के सारे फैक्टर्स हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, क्यों टेंशन लेनी फालतू में। सो बाय बाय, लव यू ऑल।